नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? क्या मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? Am I audible and visible to all of you? एक बार थम्स अप कर दीजिए। सोनू, मयंक, प्रवीण, मानसी, आकांक्षा, निर्मल, अनुराग, विशाल, आदित्य, नीरज, कृष्णा, मोहन। वेरी गुड मॉर्निंग। आरजे राहुल लिख रहे हैं सर ये मेरी पहली लाइव क्लास है। बेटा एडमिशंस तो आपने पहले ले लिए होंगे ना, क्योंकि अब तो कोई एडमिशन हो ही नहीं रहे। आपने आज तक लाइव ली नहीं होगी, ऐसा हो सकता है ना। नवीन खुश रहिए भैया। ठीक है। हाँ भाई, कुछ लोगों को कल की क्लास नहीं दिखाई दी थी। हमने क्लासेस जो कल शाम को भी जो हमारी क्लास हुई थी अपनी पाठशाला पर, अब वो विजिबल हो गई होगी। तो एक बार के लिए कल वाली क्लास भी देख लीजिएगा जो हमने कल रात को पढ़ाई थी। वो कुछ बच्चों को दिखाई दी थी, कुछ को नहीं दिखाई दी थी, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से अब वो विजिबल हो गई होगी। दूसरा, हमारा एप्लीकेशन लाइव हो चुका है लैपटॉप के लिए। जल्दी ही हम लैपटॉप वर्जन भी आप सबके साथ में साझा कर देंगे, तो आपको जो असुविधाएं हो रही हैं हमें देखने में, वो भी दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मतलब बन चुका है, ये सूचना देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और जल्दी ही आप उसे लैपटॉप पर भी आप सुन पाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, क्लास का टाइम चेंज नहीं है। आज रात को मुझे किसी ऑफिशियल काम से ड्यूटी पे जाना है, तो मैंने सोचा कि दिन के समय को मैं यूज कर लूं ताकि रात की क्लासेस आपकी प्रभावित ना हो। होता यह है कि रात के चक्कर में मेरी दिन की क्लासेस ना हो पाए, यार मतलब किसी काम से अगर ऑफिशियल वर्क की वजह से मेरी रात की क्लासेस अटके, उन्हें मैंने दिन में लेने के लिए कोशिश कर ली है। तो आप लोग आगे चलते हैं और आगे का सेशन जानते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने अभी तक इंडिया का जो मैप पढ़ा है उसमें हिमालय पढ़ लिया। हम लोग अभी तक क्या क्या खत्म कर चुके हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं। आप लोग मेरे साथ में हिमालय खत्म कर चुके हैं, मैदान खत्म कर चुके हैं। मैदान में विशेष रूप से उत्तर भारत के जो मैदान हैं उन्हें खत्म कर चुके हैं। और कल की जो रात की क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के लिए तटवर्तीय मैदानी भाग जितने भी हैं, तटवर्ती मैदानों के अंदर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो हैं उन्हें मैंने कवर करा दिया था। तो होपफुली आप सभी को वो याद रह गए होंगे, है ना। ऐसी स्थिति में आज हम आगे बढ़ते हुए वेस्टर्न घाट से आगे चलते हुए पठार को कवर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है। आप सबसे गुजारिश है कि कृपया करके इसे सीरियसली करें और बहुत अच्छे से इसे तैयार करें, है ना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर जी नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन की समस्या का समाधान करने के लिए भी कई बार किया जा चुका है प्रयास। देखते हैं देखो कितना कारगर होता है। हालांकि नोटिफिकेशन के नाम पर जैसे ही हम लाइव इन शो करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास चला जाता है। उनकी तरफ से एक्सक्यूज ये है, एप्लीकेशन वालों की तरफ से, कि बच्चों ने अपनी सेटिंग, मोबाइल सेटिंग में ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑफ कर रखा होता है। कुछ का ये कहना है, किसी मतलब एप्लीकेशन वालों का जो निर्माता कंपनी है उनका कहना है कि बच्चों ने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा होता है इसलिए शो नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल कॉम्पेटिबल नहीं होते इसलिए नहीं आता। कोई बात नहीं, आप हर दिन अपना सेशन तो होता ही है, ये आप चेक कर ही सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। थोड़ी असुविधा आपको होती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश क्या है? देखिए, आप लोग जितना भी भारत का मैप अब तक देखे हैं, उस भारत के मैप में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि भारत में जो ये वाला हिस्सा है, जैसे दक्षिण भारत का आप हिस्सा कहते हैं, उस दक्षिण भारत के हिस्से का एक तरफ सामना होता है अरब सागर से, और एक तरफ सामना होता है बंगाल की खाड़ी से, और एक तरफ सामना होता है इंडियन ओशियन से। ये तीन साइड से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ इंडियन ओशियन, तीन तरफ से भारत घिरा हुआ है। जो भारत का हिस्सा इन तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में पेनिनसुलर। पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र पेनिनसुला कहलाता है। ठीक है, तो भारत का जो हम जिसे दक्षिण भारत असल में भाग बोलते हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है। इसके साथ साथ कुछ हिस्सा जो असल में गुजरात के अंदर जो हमने कल मैदान पढ़े थे, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, ये सब तटवर्तीय जो क्षेत्र हैं ये असल में प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। ठीक है, अच्छा,
अब जब हम प्रायद्वीपीय हिस्सों की बात करते हैं तो इनमें एक पठारी क्षेत्र, अब पठार किसे कहते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आप लोगों को हिमालयन रेंज पढ़ाई थी। हिमालयन रेंज पढ़ाई थी तो मैंने पर्वत कुछ इस प्रकार से आपको हिमालय के दिखा दिए थे, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां, कुछ इस प्रकार से हमने आपको पर्वत दिखाए थे। उसके बाद में हमने आपको मैदानी क्षेत्र दिखा दिए थे। मैदानी क्षेत्रों के बाद में फिर वेस्टर्न घाट के क्षेत्र पे इस प्रकार से वेस्टर्न घाट पर्वत, इधर की तरफ ईस्टर्न घाट पर्वत। तो साथियों इन दोनों पर्वत के बीच में एक क्षेत्र है जो कि तुलनात्मक रूप से मैदानी क्षेत्र से ज्यादा उठा हुआ है। दोबारा सुनिएगा, वो क्षेत्र जो पर्वत से तो नीचा है लेकिन मैदानी क्षेत्र से ऊंचा है, वो पठार कहलाता है। अब आप दोबारा सुने, पठार की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती, लेकिन समझने की दृष्टि से समुद्र तल से ऊंचे उठे हुए वे समस्त क्षेत्र जिन पर किसी प्रकार की पीक ना पाई जाती हो, जिन पर किसी प्रकार की चोटी ना पाई जाती हो, पठार कहलाते हैं, यदि वे मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे उठे हुए हैं। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे उठे हुए, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे क्षेत्र पठार है। इन पठारों को बहुत ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, तो आंसर है क्योंकि ये खनिज के प्रचुर भंडार होते हैं। खान और खनिज, माइंस एंड मिनरल्स, इनके ये प्रचुर भंडार होते हैं या बड़ी मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए प्रायद्वीप को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा बहुत इनका स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को आज तक मैंने जो जानकारी दी थी, आपको याद होगा हमने आपको कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें हमने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में जो जियोसिंक्लाइन स्थित थी, उसमें नदियों के गिरने से हिमालय के निर्माण की स्टोरी सुनाई थी। उसमें जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणतम स्थित में थी भाग था, उस गोंडवाना लैंड में ही प्रायद्वीप स्थित है, ऐसा पुरातन काल से रिलेट करके आप ला सकते हैं। जैसे हमने हिमालय की उत्पत्ति का जब डिस्कशन किया था तो क्या कहा था, पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी हो तो हमने कहा था कि हिमालय जो बना है उसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर अंगारा लैंड और उसके दक्षिण वाले हिस्से की तरफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड वाला जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। यह भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। भारत के जो 6 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें हिमालय, मैदान, तटवर्ती इलाका, वेस्टर्न घाट, ये सब शामिल है, उनमें से जो सबसे पुराना क्षेत्र है वो ये है। नवीन क्षेत्र कौन से हैं? नवीन क्षेत्र हिमालय है, हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, नदियों के कारण बने हुए मैदान हैं, वो सब नवीन क्षेत्रों के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, हाँ भाई, एक बालक बार बार लिख रहा है सोर्स एरर आ रहा है। भाई साहब चल तो रही है, पर वो क्यों लिख रहा है? बेटा जिन्हें सोर्स एरर दिखा रहा है वो एक बार बंद करके वापस चलाएं, उसे तो मेरी बात भी सुनाई नहीं देगी ना। सर प्लीज A4 में साइज PDF प्रोवाइड करिए। भाई A4 इनका PDF में दे देना। खुशबू बार बार रो रो करके एक बात बोल रही है, सर टेस्ट नहीं मिला हमें। इन्हें टेस्ट वाले सेक्शन में डाला होगा। बेटा टेस्ट वाले सेक्शन में है एप्लीकेशन के। ठीक है, ऑल गुड। हाँ सतीश, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था भाई। निर्मल कुमार, बिल्कुल। आइए अब थोड़ा सा पढ़ लें एक बार, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये जो आप इधर उधर की बातें, टेस्ट नहीं मिल रहा। खुशबू तुम टेस्ट देने आई हो मेरे पास कि पढ़ने आई हो? हैं, इतनी देर से तुम एक ही चीज पर अटकी हुई हो। ये जो पीछे स्कूटर की सी आवाज आ रही है, ये घर में कुछ ड्रिलिंग का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, थोड़ी बहुत असुविधा आपको हो रही होगी। इसके लिए भी मैं एक फिल्टर लगा देता हूं ताकि आपको ये असुविधा भी ना हो। वैसे तो लगा रखा है हमने, फिर भी नहीं, ये फिल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी। थोड़ा सा है, बेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा आपसे, तो ये सबसे पुराना क्षेत्र है, और सबसे पुराना क्षेत्र है तो ये शील्ड का उदाहरण है। शील्ड बोले तो मैंने आपको याद होगा जब आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ी थी तो कैनेडियन शील्ड की बात की थी मैंने, ध्यान आ रहा है?
आपने जब उत्तर अमेरिका पढ़ा था तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में कैनेडियन शील्ड की बात की थी हमने, जिसमें मैंने आपको कहा था बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। यह भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न प्रदेश है। प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से नहीं है, एरिया से। या हमने कहा कि भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है, तो उनमें से एक ये वाला जो क्षेत्र है, यह सबसे ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर विस्तृत है। तथ्यात्मक जानकारी है, आप याद रख सकते हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक होती है। आपसे एक बार मैंने क्वेश्चन कराया भी था, आपको बताया भी था। माध्य समुद्र तल भारत में जो फिलहाल नापा जाता है वो कौन से समुद्र से नापा जाता है? मुंबई साइड वाले से या चेन्नई साइड वाले से? कुछ दिनों पहले कराया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, भारत का जब भौगोलिक प्रदेश डिस्कस किया था उस समय पर। ठीक है, यहां पर बहुत से पर्वत और पठार पाए जाते हैं। कौन से पर्वत और पठार पाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषता है, आज आपके सामने उनकी एक एक करके चर्चा होगी। मैं आपको यह अश्योर कर सकता हूं, एक बार में यह क्लियर कर सकता हूं कि जितने प्लेट्यू मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं, इतने प्लेट्यू आपको पढ़ने के लिए शायद ही कहीं मिलेंगे। हमने प्रयास किया है कि भारत के जितने भी लोकलाइज्ड प्लेट्यू हैं उन सबको आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो आपसे गुजारिश है, कृपया करके इन प्लेट्यूज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सर ये पूछे कैसे जाते हैं पेपर में? देखिए, चाहे कोई प्रशासनिक लेवल परीक्षा हो, जैसे हमारे आरएएस के अंदर तो प्लेट्यू के ऊपर सीधा 10 नंबर का मेंस में क्वेश्चन आता है। बड़ी चीज होती है साहब, 10 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे के लिए ये एक लॉटरी होता है। एज इट इज लिख के आना होता है, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर किसी अन्य परीक्षा में है आप, तो हो सकता है जैसे आरएएस का जो और लेवल है, जिसमें कि आरएएस के अंदर आपसे मेंस लेवल की जानकारी के अंदर पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो वहां पर 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य प्लेट्यू कहां है। केवल ये इतनी सी जानकारी क्षेत्र से पूछी गई, ये कहां पर स्थित है। 5 नंबर में पूछा जा सकता है दंडकारण्य प्लेट्यू की विशेषताएं बताइए, तो आप वहां पर बता देंगे इस राज्य में स्थित है, यहां पर ये नदी बहती है और ये इस राज्य के साथ सीमाएं बनाता है, इस प्रकार के खनिज यहां पर पाए जाते हैं, नक्सलवाद के लिए ये जाना जाता है, इस प्रकार से। तो जो विशेषताएं हैं उसमें जो अतिरिक्त तथ्य आपको आते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक नोट डाला हुआ है, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड और मालवा, इन चारों को मिलाकर के मध्यवर्ती उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इनको एक बार करके हम लोकलाइज्ड तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये भारत का मैप है। मैंने आपसे अभी हाल क्या कहा? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब हुआ प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप कहां पर है? भारत का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरा हुआ है से मतलब इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण भारत के इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीप के नाम से यानी पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर अब हम एक एक करके सारे प्लेट्यूज की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उनमें सबसे पहले जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज मारवाड़ और मेवाड़ प्लेट्यू। सबसे पहले आपको यहां दिखाई दे रहा है मेवाड़ प्लेट्यू। हम एक एक करके शुरुआत कर रहे हैं। अपनी सहूलियत के लिए हमने अपने राज्य के क्षेत्र को सबसे पहले ले लिया है। मेवाड़, मेवाड़ धरा, उदयपुर वाली धरा, जहां पर आप उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद जैसे जिलों को सुनते हैं। भारत के इतिहास में जिसे आप बहुत ज्यादा गर्व के साथ महाराणा प्रताप की भूमि के साथ सुनते हैं, वो असल में मेवाड़ है। तो मेवाड़ से ही महाराणा प्रताप बिलोंग किया करते थे। आप इस चीज को इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, सनीम लिख रहे हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सितंबर से पहले इंडियन इकोनॉमी करवा दीजिएगा। बिल्कुल, इकोनॉमी मेरा मोस्ट प्रोबेबली प्रयास है कि नेक्स्ट बैच ही इकोनॉमी का होगा। ठीक है, हाँ जी, पवन जायसवाल सर सच बताऊं, हम बहुत नसीब वाले हैं कि आपसे हमें इतना कंटेंट सीखने को मिला। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। क्योंकि मतलब ये इस चीज का मुझे भी आपको पढ़ाते समय गर्व होता है कि मैं इतना अच्छा कंटेंट आज तक कहीं डिलीवर नहीं किया हूं। मतलब मैं अपनी लाइफ का बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं अपने इस फाउंडेशन बैच के अंदर, क्योंकि अपना है तो अपनेपन से जुड़ी हुई चीजों में थोड़ा सा अफेक्शन ये होता है कि यार बेस्ट से बेस्ट दे दो, ताकि वो जीवन भर, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जिंदगी भर अवेलेबल रहने वाली चीजें हैं, है ना। अच्छा, तो मेवाड़ आपको समझ में आया? मेवाड़ से क्या क्या पॉइंट याद रख लेंगे एक बार के लिए हम तस्वीरों में देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारों की चर्चाएं कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखिए, मेवाड़ से जस्ट दक्षिण की तरफ, यार इसे गिरगिर वाले से बोल क्या हो 10-15 मिनट के लिए, चुप हो जाएगा, बहुत दुखी कर रहा है। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट,
ये 4 दिशाएं आप लोगों ने अच्छे से सीखी हुई हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो जो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ वाला हिस्सा है, उस पर सबसे पहले मैंने आपको मेवाड़ दिखा दिया। अब मेवाड़ से अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं देखें तो ये चारों दिखाई पड़ जाएंगे आपको, मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड और मालवा। दोबारा देखते हैं, मेवाड़, मालवा, मध्य भारत और एक चौथा कौन सा था, बुंदेलखंड। ये रहा बुंदेलखंड। यानी इन चारों प्लेट्यूज को एक साथ आप नोटिस करें, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और मध्य भारत। अगर इन चारों को नोटिस किया तो इन चारों को एक साथ कंबाइंड रूप से, ये देखिए पूरा पूरा कंबाइंड रूप से हमने एक साथ ग्रैब करने की कोशिश की। ये चारों कंबाइंड रूप से क्या कहलाए, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। ये चारों एक साथ मिलकर के क्या कहलाए, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और जान लो, ये जो मध्यवर्ती उच्च प्रदेश है, अगर आप इसे गहराई से देखें तो एक चीज और समझ में आती है। देखो यहां पर और यहां पर, आप दोनों को फिर से ध्यान से देखो। क्या देखना है, देखो भाई, आपको यहां पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ रही है, ये रही, पता नहीं विजिबल है कि नहीं है। ये तो है आपकी अरावली, और यहां पर भी आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। कहां गई, ये रही, ये है विंध्याचल। तो अरावली और विंध्या के बीच में ये जो प्लेट्यू क्षेत्र है, देखिए अक्सर मैंने आपसे क्या कहा है, 2 पर्वतों के बीच में उठी हुई भूमि को पठार कहा गया है। तो ऐसे ही उठी हुई जो जमीन है वो यहां पर और यहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट थे, उनके बीच में तो डेक्कन प्लेट्यू है पूरा पूरा। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखें तो विंध्या और अरावली के बीच में मध्य भारत का या मध्यवर्ती उच्च प्रदेश है। अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं। हां जी, एक बालक को तो इसी बात से परेशानी हो रही, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, नाराज हो क्या। बालक का नाम है बीड़ी। अरे बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया। हमें यह बताओ, हमें आपसे नाराजगी होकर करेंगे क्या। पैसा लेना था आपसे, ले चुके, नाराज होकर हम कहां जाएंगे। हैं, पढ़ने आए हो, रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हो, कभी मिलोगे आपको तो सत्कार से पानी पूछ लेंगे आपसे पीने के लिए। नाराजगी की क्या बात है, मतलब कमेंट बॉक्स में क्या है। अभी खुशबू नामक जो बच्ची है, हमें लग रहा है कि यह है ही पागल। अब लिख रही है बार बार, सर आप प्लीज मुझे ऐसे मत डांटा करें, पापा जी से ज्यादा आपसे हमें डर लगता है। तुम्हें अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। तुम्हारे जैसे बच्चों को दिक्कत क्या होती है खुशबू, उन्हें ध्यान आकर्षित करने की आदत होती है कि वो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं अपनी हरकतों से। ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उनमें तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत ज्यादा चहलकदमी करते हुए, इधर उधर देखते हुए, ऊपर नीचे होते हुए पाए जाते हैं। यहां पर क्लास में तुम किसी ना किसी प्रकार से, पहले टेस्ट के लिए तुम भौपू का साइन बना रही थी, अब तुम इसी बात को 4 बार लिख रही हो। कारण यह है कि तुम ये चेक कर रही हो कि इतने लोगों को पता चला कि नहीं पता चला कि कोई खुशबू नामक बच्ची पढ़ने आ गई है ना। कोई फायदा नहीं है बेटा, इस फालतू के प्रयास से समय तुम्हारा खराब हो रहा है और औरों का भी खराब हो रहा है ना। पापा जी से ज्यादा डर लगता है, किसी दिन पापा जी से बात करा देना, वो तुम्हारा डर भी निकाल देंगे और हमारे हिस्से का भी रया सया निकाल देंगे। हम कह देंगे उनसे कि इन्हें थोड़ा सम्मान से बढ़िया वाला प्यार कर दीजिए, ये एक अच्छी विद्यार्थी बन जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ लो चुपचाप, नहीं तो अंदर से घुस के ना कैमरे में घुस करके तुम्हारी पिटाई लगाएंगे हम। आ जाओ अब इधर। तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर अरावली हो गया, नीचे की तरफ विंध्या हो गया, बीच में मध्यवर्ती उच्च प्रदेश हो गया। 4 यहां पर प्लेट्यू स्थित हुए, जिनमें से एक का नाम मारवाड़ हुआ, एक का नाम मालवा हुआ, एक का नाम बुंदेलखंड हुआ, एक का नाम मध्य भारत प्लेट्यू हुआ। इंटरेस्टिंग बात जानिए, ये जो चारों प्लेट्यू है ना, इनमें जो नदियां बहती हैं कई बार वो पूछी जाती हैं, हम चर्चा करेंगे उन नदियों की भी। लेकिन अगर आप में से कोई जानता हो तो मेरे प्यारे साथियों, इनकी सबसे प्रमुख नदी का नाम है चंबल नदी। वो इन्हीं प्लेट्यू क्षेत्रों की प्रमुख नदियों में से एक है। मालवा और मध्य भारत और बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों की प्रमुख नदियों में से एक का नाम है चंबल नदी।
दूसरी जो नदियां हैं उनमें मेवाड़ से होने वाली नदियों के अंदर, जो मेवाड़ के क्षेत्र की नदियां हैं, उनमें बनास का नाम प्रमुख है, वन की आशा के नाम से, जो कि चंबल की ही एक सहायक नदी है। उसके बारे में भी जानेंगे। कुछ और लोकल नदियां हैं, उनके बारे में भी जान लेंगे। विशेष रूप से जब हम नदी सिस्टम आपसे डिस्कस करते हैं तब जाकर के इस चीज को चढ़ते हैं। ठीक है। एक बालक बोल रहा है सर इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन दे दीजिएगा। बिल्कुल दे देंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पांचवा जो क्षेत्र है उसका नाम है बघेलखंड। आइए मैप पर देख लेते हैं एक बार के लिए। ये देखिए, जब आपने एक बार के लिए विंध्या देख लिया और सतपुड़ा देख लिया, विंध्या और सतपुड़ा के पास में ही कॉर्नर पर स्थित क्षेत्र है बघेलखंड। आपको याद होगा हमने जब मैदान पढ़ाए थे तब एक मैदान पढ़ाया था जिसका नाम था रोहिलखंड। अगर याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां पढ़ा था हमने। रोहिलखंड का मैदानी क्षेत्र आपको याद होगा ना, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हमने रोहिलखंड, अवध, मगध, कुछ ध्यान आ रहा है? ऐसे कुछ मैदानों के नाम हमने पढ़े थे। उनमें से रोहिलखंड कहां पड़ा था बता दीजिए। मिथिला का मैदान भी पड़ा था। ऐसे ही रोहिलखंड की तरह यहां पर क्या है, बघेलखंड। ये जो क्षेत्र है बघेलखंड, यहां पर पन्ना पाया जाता है। बताएंगे हीरा पन्ना की विशेष खानों के बारे में जिक्र करेंगे। इसी तरह से और जो प्लेट्यू क्षेत्र हैं उनमें आपको एक तरफ छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छत्तीसगढ़ के प्लेन, दंडकारण्य प्लेट्यू, बस्तर का प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दक्कन के प्लेट्यू के अंदर महाराष्ट्र मैदान और हिमालखंड, एक एक करके इन सबके बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि ये सब एक के सबसेट या फिर सेट हैं। छोटा नागपुर, मेघालय, कार्बी एंगलोंग, दक्कन प्लेट्यू, एक एक करके सबके बारे में अब चर्चा करना शुरू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं, हां जी, दिल्ली के अंदर था, बिल्कुल सही जवाब दिया। हां ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेवाड़ के पठार के बारे में। यह पठार राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। देखिए मैप को देखने का फायदा कितना मचा। आपने इसको यहां देख लिया था, मैंने कहा था यह अरावली रहा, अरावली से इस तरफ की दिशा पूर्व की दिशा है। तुरंत आप मैप पर देख करके भी यह आंसर लिख सकते थे। जो पहली लाइन यहां लिखी हुई है अरावली के पूर्व में स्थित है। दूसरी बात मैंने क्या बोली, यहां से बनास नदी बहती है जो कि किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, जिसका ढाल किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिम किधर है, ये रहा, पूर्व किधर है, इधर की तरफ। यानी कि वो किधर आएगी, यूं आकर के बहेगी। बनास किस में आकर मिलती है, चंबल नदी में आकर मिलती है। बनास नदी के ऊपर ही, बनास के ऊपर ही जयपुर को सप्लाई होने वाला बीसलपुर डैम स्थित है। जयपुर को जो वाटर सप्लाई करता है राजस्थान की राजधानी को, वो बनास नदी पर ही स्थित एक डैम है और उस डैम से ही जयपुर को वाटर सप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में मध्य भारत। अब कुछ बालक कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए फॉर एसएससी एग्जाम। सोनू कुमार पाल, बेटा एक काम आप भी कर लेना, यहां पे नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं तो जैसे आज तक पढ़ाता आया हूं वैसे ही पढ़ा रहा हूं। कंटेंट बाइलैंग्वेज आपको दिखाया जा रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ, दैट इज मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कहां है, यह मध्य प्रदेश में स्थित पठार है। मैंने आपसे क्या कहा, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में स्थित पठार, मध्य प्रदेश में स्थित पठार। ठीक है, यह रहा मध्य प्रदेश। यहां पर पूरा राजस्थान चल रहा है, इसके नीचे की तरफ दक्षिण और पूर्व की तरफ मध्य प्रदेश स्थित है। तो मध्य भारत पठार कहां पर आ गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका भी ढाल पश्चिम से उत्तर की तरफ, यानी दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ और पूर्व की तरफ है। यहां पर बहने वाली नदी का नाम चंबल नदी है, जो गली इरोजन के लिए और बीहड़ निर्माण के लिए जानी जाती है। हाँ भाई, जिन्होंने मेरी वाली वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस पढ़ ली हो, जिन्होंने मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोलोराडो रिवर पढ़ लिया हो, जिन्होंने मेरे द्वारा पढ़ाया गया उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया हो, एक बार थम्स अप करके बताइए मैंने क्या आपको कभी कोलोराडो नदी की तुलना चंबल नदी से करते हुए दिखाई है, जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही गहरे बीहड़ बनाती है, वैसी ही टोपोग्राफी दिखाती है, गली इरोजन करती है। चंबल के बीहड़, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी है, जिस फिल्म का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, पान सिंह तोमर नाम की फिल्म है, जिसमें लिखा है कि डाकू तो संसद में रहते हैं, बीहड़ में तो बागी रहते हैं।
अगर आपको ध्यान हो तो ये फिल्म जो बीहड़ शब्द है वो क्या है मैं आपको बताऊं तो असल में होता क्या है कि जो मध्य भारत का प्लेट्यू है, ठीक है, तो मध्य भारत के प्लेट्यू के अंदर बेडलैंड टोपोग्राफी, रवाइन टोपोग्राफी, ये सब इसी का नाम है। गली इरोजन, इरोजन का मतलब होता है जब मिट्टी पर पानी डलता है बारिश के रूप में तो वो पानी अपने साथ साथ मिट्टी को सरका के अपने साथ ले जाता है। मृदा का अपने स्थान से दूर चले जाना मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन कहलाता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि पानी पर आप खुद से भी करके देख लीजिएगा, कहीं पर मिट्टी डली हुई हो उस पर आप पानी की धार बनाइएगा। जब आप पानी की धार बनाएंगे तो पानी के साथ साथ मिट्टी खुद भी बहने लगेगी और वो अपना मूल स्थान छोड़ देगी। मूल स्थान पानी द्वारा छोड़ने की, मिट्टी द्वारा छोड़ने की ये जो प्रक्रिया है इसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। आप कितनी भी प्रॉपर जगह से जमी हुई मिट्टी ले लीजिए, उस जमी हुई मिट्टी के ऊपर आप उठा करके पानी की धार डाल दीजिए, आप वहां पर देखेंगे कि वो जो सॉइल की लेयर है वो वहां से गायब हो जाती है ना। सॉइल का हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। सामान्यतः सॉइल इरोजन एक सामान्य घटना है जो कि होने के लिए ही बनी है, लेकिन मुसीबत क्या होता है, समटाइम्स ये सॉइल इरोजन बहुत डोमिनेंटली देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है, आइए बताते हैं। असल में सॉइल इरोजन जब हम चंबल जैसी जगह की बात करते हैं तो यहां की मिट्टी कुछ अलग प्रकार की है। और वो कैसी है, पानी के साथ साथ वो मिट्टी बहुत गहरे गहरे कटाव दर्शाती है। कटाव दर्शाती है का मतलब क्या हुआ, वो बहुत गहरी जगह तक कट बना लेती है, कट का निर्माण कर लेती है। ठीक है, गहरे कट बना लेती है से मतलब क्या हुआ कि पानी के जाने से बहुत गहरे गहरे रास्तों में गड्ढे बन जाते हैं। ये जो गड्ढे सदृश संरचना बनी हुई होती हैं इन्हीं को ही रवाइन या बेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, हमने हालांकि इसकी तस्वीरें भी दिखाई हैं आपको पहले, और अगर आप आज भी चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, लीजिए, ताकि मतलब ये एक दिखाने लायक चीज है जिससे मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। बाकी तो मैं और चीजों को तो अवॉइड करता हूं। तुम लोगों ने थोड़ी डाला है रवाइन टोपोग्राफी की फोटो, हाँ ठीक है ना, तो मैं इधर दिखा देता हूं। चंबल के बीहड़, हमारा कुछ ज्यादा ही अफेक्शन है इनसे, बचपन बीता है हमारा। चंबल के, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको चंबल के बीहड़ दिखाई पड़ते हैं। अब शायद आप इसे अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, देखिए कटाव ज्यादा होने की वजह से ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। अब समझ जाएंगे, ये जो आपको रास्ते दिख रहे हैं इनमें मतलब प्रॉपर ऐसी जगह बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी छुपकर अगर बैठ जाए तो ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो कोई भी प्रॉपर रास्ता नहीं है, प्रॉपर रास्ता नहीं है तो ये अपने आप में भूल भुलैया प्रकार की एक जगह बन जाती है। इसलिए ये जगह जानने के लिए हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस की है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। तो चंबल के बीहड़ समझ में आ गए। चंबल के बीहड़ चंबल नदी के पास में। तो आप पूछेंगे बनते क्यों हैं? तो देखिए चंबल नदी में पानी आना है बारिश का, तो इन क्षेत्रों से जो बारिश का पानी डलता है ना वो इन जगहों को काट काट के, लगातार काटते काटते इसे गहरे गहरे रास्ते बना देती है। ठीक है, गोल्डन क्लाउड लिख रहे हैं कि सर आपकी पढ़ाई हुई, मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ ली, कॉन्फिडेंस आ गया, धन्यवाद। एक बार लिख रहे हैं सीजीएल के लिए सफिशिएंट है क्या? सामू कुमार पाल, बेटा सबसे बड़ी तुम्हारे साथ मतलब स्थिति खराब क्या है कि तुमने असल में कभी सीजीएल का पेपर देखा ही नहीं है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे विद्यार्थियों का। एग्जाम का नाम तो पता है लेकिन उसके बारे में कभी ये नहीं देखा कि इसमें पूछा क्या जाता है, और वहीं से सारी की सारी मुसीबत शुरू हो जाती है। जब हमें ये नहीं पता होता पूछा क्या जाता है तो हम सर से फिर उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं। लोग इसको पढ़कर के यूपीएससी का पेपर देके चले आ रहे हैं, और ये नादान परिंदा हमसे पूछ रहा है कि ऐसे से सीजीएल में आएगा क्या, ये उसके लिए सफिशिएंट है क्या? भाई एक बार बोर्ड के लिए देखना यार, स्लाइड थोड़ी टेढ़ी लग रही है हमें यार। स्लाइड टेढ़ी है कि अलाइनमेंट टेढ़ा है? इधर से झुकी हुई है, इधर से दिख रही है? एक तो लाइफ में कभी हम बोर्ड सेट नहीं कर पाए। अब एक तरफ दब गया ये, कर दो तुम तो फिक्स यहीं पे।
ऊपर उठाओ। अरे कुछ फाइनल नहीं है, हटो। अब रोको। हमारा बोर्ड सही दिशा में सेट हो जाए, ये हमारे लिए चैलेंज है और ये हो नहीं पाता है, अभी भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा एक कोई टांग वांग आगे पीछे हो रही है, देख लो। छोड़ दो इसको, इसके हाल पे छोड़ दो, जो दिख रहा है वही सफिशिएंट है। हाँ जी, आइए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो, गली इरोजन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। थोड़ा आउट मार दो इसको। हाँ, बस ठीक है, बोर्ड तो कवर हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो मेवाड़ का समझ में आ गया, मध्य भारत का समझ में आ गया। मेवाड़ की प्रमुख नदी बनास हो गई, दूसरे की नदी चंबल हो गई। अब देखो, मेवाड़ की निकली हुई बनास किस में मिलती है? चंबल में। और चंबल किस में जाकर मिलती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, चंबल नदी किस में जाकर के मिलती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां। कौन कौन सी हैं? कहा गया चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों सहायक नदियां हैं यमुना की। हां भाई, चंबल नदी यमुना में जाकर मिलती है, बनास नदी चंबल में आकर मिलती है। चंबल नदी यमुना में कहां जाकर मिलती है? तो क्या कहते हैं ना इसको, उत्तर प्रदेश में, जहां से मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ते हैं। जल्दी से बताइए कहां पर जाकर लड़ती है ये? लड़ते थे, अब तो मुलायम सिंह जी है नहीं, है ना। अच्छा, इसके बाद में यमुना किससे जाकर के मिलती है? यमुना जाकर मिलती है गंगा नदी से। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखें तो आप पाएंगे कि चंबल में पानी आया बनास का, बनास का पानी आया चंबल में, चंबल का पानी आया यमुना में, यमुना का पानी गया गंगा में। तो इसी कारण से गंगा नदी का अगर बेसिन पूछा जाता है, बेसिन, बेसिन का अर्थ होता है जहां से गंगा नदी पानी एकत्रित करती है, ठीक है ना। जहां से गंगा नदी पानी एकत्रित करती है, उन क्षेत्रों को बेसिन कहा जाता है। किसी भी नदी का बेसिन, बेसिन का अर्थ है जहां से नदी पानी संचित करती है, एकत्रित करती है, उसे बेसिन कहा जाता है। तो गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा है बनास नदी। बनास गंगा नदी का बेसिन में है, आप इस तरह से समझ जाइए, इटावा में जाकर के, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए। क्लियर हो गया? ठीक है साहब। तो ये हो गया। तो हमने आपको क्या दर्शाया? तो एक बार के लिए राजस्थान आप ढंग से देख लीजिए। ये रहा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र जहां पर मेवाड़ का प्लेट्यू स्थित है। मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू को इस तरह से डिस्कस किया गया। ये रहा मेवाड़ और इसी के साथ कनेक्टेड है मारवाड़। मारवाड़ असल में जोधपुर है और मेवाड़ असल में उदयपुर है। मेवाड़ मारवाड़ को कंबाइंड रूप से डिस्कस किया जाता है। राजस्थान के अंदर स्थित ये वाला क्षेत्र हो गया। 2 बातें क्लियर हो गई प्रॉपर तरीके से। और इन्हीं के साथ में नीचे की तरफ जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपने मध्य भारत का प्लेट्यू देख लिया। अब तीसरा चलते हैं बुंदेलखंड। हां भाई, बुंदेलखंड वो वाला क्षेत्र, बुंदेली भाषा जहां बोली जाती है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बुंदेलो हर बोलों के मुंह, तो यानी बुंदेलखंडी तलवार अगर याद हो तो झांसी। तो इससे आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि बुंदेलखंड झांसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर जो नदियां पाई जा रही हैं उनमें केन और बेतवा नदी फेमस है। हाँ भाई, मैंने आपसे 4 नदियों का नाम लिया यमुना की जो सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये रही बेतवा और केन नदियां। हाँ भाई, केन और बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना भी चल रही है। बेतवा केन रिवर लिंकिंग परियोजना, 2 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना। कुछ याद आ रहा है? इस कारण से भी आप इसे जानते हैं। रिवर लिंकिंग के कारण सुर्खियों में है बुंदेलखंड का पठार। तो सोचिए कितनी सारी परिस्थितियां हैं। सहायक नदियां कहां जाकर मिल रही हैं? यमुना के अंदर जा रही हैं, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल गोल्डन, बिल्कुल सही रहेगा भैया।
अभी पढ़ लो, बाद में सब बात कर लेंगे, रुकिए थोड़ा सा। नेक्स्ट सब्जेक्ट मुश्किल से 10 दिन में शुरू हो जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। गहरी घाटियां और जल प्रताप का निर्माण करती हैं, ये सारी बातें बुंदेलखंड के बारे में हमने आपको बता दी। तो एक बार के लिए आपने अब तक किस किस के बारे में सुन लिया? मेवाड़ सुन लिया, मध्य भारत का उच्च पठार सुन लिया, बुंदेलखंड के बारे में सुन लिया। अब बुंदेलखंड रीजन में क्या क्या आता है? तो आपका ये जो झांसी है, महोबा है, जालौन है, ये सब क्षेत्र किसमें आते हैं? बुंदेलखंड रीजन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। बांदा, चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ललितपुर, ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। अब उसके बाद में अगला प्लेट्यू है, उसका नाम है मालवा का प्लेट्यू। 4 प्लेट्यू थे, मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड और मालवा। ये रहा मालवा का पठार। मैंने आपसे क्या कहा था? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला, इनके बीच में 4 प्लेट्यू थे, मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड, मालवा। ये रहा मालवा। विंध्याचल से अड़ा हुआ ही विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित जो प्लेट्यू क्षेत्र है उसे मालवा का पठार नाम दिया गया है। ये किस किस से कनेक्टेड है? एक तरफ अरावली पर्वत, एक तरफ यहां पर मेवाड़, एक तरफ मध्य भारत, एक तरफ बुंदेलखंड का पठार, और ये रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड का पठार, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल, ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं, ठीक है ना। जब हम पर्वत श्रृंखला पढ़ाएंगे आपको, लोकल पहाड़ियां, उनमें आपको ये सब याद कराएंगे, किस प्रकार से महादेव का मैकाल लेकर के राजपीपला हो गया, ये सब ट्रिकबाजी के साथ में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। आपसे फिर पूछा जा सकता है, सर एक बात बताइए, मान लीजिए मालवा के बारे में हमसे पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे? आप इसके बारे में जो बातें सबसे ज्यादा आपको स्पेशलाइज्ड लगती हों, सर क्या लगती होंगी? जैसे हमने कहा आपको लग सकती है कि यह विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है, ये अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। बोले हाँ सर, लेकिन ये तो सबको आता होगा। फिर और क्या लिखें? हमने कहा इसके बारे में तुम बता सकते हो कौन सी नदियां यहां से बहती हैं। बोले सर मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। मैंने कहा बिल्कुल है। तो जब मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के नाम बताने पड़ेंगे। हमने कहा बिल्कुल बताइए। तो हमने कहा भैया उज्जैन जैसी जो पवित्र नगरी जिस जगह बसी हुई है, मतलब उज्जैन नगरी जिस नदी पर बसी हुई है, जिसका नाम क्षिप्रा नदी है, वो असल में इसी मालवा पठार की देन है। क्लियर? बोले अच्छा, तो इसका मतलब मालवा की पहचान किस नाम के लिए है? कुंभ के लिए है, क्योंकि उज्जैन और भोपाल शहर के किनारे ही कुंभ मेला भरता है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छतम शहर, वो भी इसी मालवा पठार पर स्थित है। यानी मालवा पठार तो पूरी तरह मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया सर। तो चंबल, सिंध, पार्वती, बेतवा, शिप्रा, ये सभी नदियां लमसम इसी क्षेत्र से होकर के बहती हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश दिमाग में आएगा तो मालवा ध्यान में आएगा, बुंदेलखंड आ गया, मध्य भारत आ गया, मेवाड़ आ गया। एक बात थम्स अप करके बता दीजिए, इन चारों प्लेट्यूज के बारे में आप 2-2, 4-4 लाइनें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तो एक बार जल्दी से लिख कर देख लीजिए। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, जल्दी से बताइए। ब्रेक असल में मुझे जरूरत नहीं है, आपके लिए है। चारों के नाम लिखिए, चारों के बारे में 2-2 लाइन लिख लीजिए। आपको आती है कि नहीं?
हाँ भाई, कुछ याद रहा कि नहीं रहा? कुछ याद रहा कि नहीं रहा? याद रह गया होगा तब तो पूछने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आकांक्षा लिख रही है, दो पर्वत के बीच की जो क्षेत्र भूमि है वो प्लेट्यू होती है। बिल्कुल सही लिख रही हो तुम। गणेश्वर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्योंकि मैंने आवाज बंद कर रखी थी, इसलिए नहीं आ रही थी। अब आ गई होगी, बताओ। सब याद आ गया? चीजें याद रखोगे ना तो काम होते चले जाएंगे, है ना। देखो, ये जो चीज पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, ये बिल्कुल भी रुचिकर नहीं होंगी, इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन पेपर में एज इट इज छन के आएंगी, तब आपको मैं याद आऊंगा। बाकी मर्जी आपकी है साहब, आप जैसा चाहें वैसा पढ़ा सकते हैं हम तो। मेरे लिए बहुत आसान है। बच्चों, आज प्लेट्यू पढ़ेंगे और प्लेट्यू के नाम पर 10 प्लेट्यू बनाए, 10 की ट्रिक बनाई और ट्रिक बनाकर रटा दिए कि बेटा ये याद कर लो, हो गया काम। ऐसा असल में होता नहीं है। दिमाग में बैठना, उनसे संबंधित चीजें लिख पाना, खुद से 2-2 पॉइंट लिख पाना, अगर ये सब आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए क्लास सही जा रही है। ठीक है, ऐसे ही याद रह जाएंगे। शिखा, चिंता मत करो बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़े। आइए अब चलते हैं बघेलखंड के पठार की तरफ। तो देखिए, बुंदेलखंड समझ में आ गया था, मालवा समझ में आ गया था, और उसी से पूरब की तरफ जब आप निकलते हैं तो आपको एक पठार दिखता है, दैट इज बघेलखंड का पठार। ठीक है साहब, ये पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखो, दिमाग में ना आपको राज्य चलते रहने चाहिए। ये रहा आपके पास में राजस्थान, मध्य में, भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही निकल करके बना हुआ राज्य है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत जो क्षेत्र है उसका नाम बघेलखंड का पठार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार से निकला झारखंड, तो जो बिहार में है वो वहां पे भी है, तो छोटा नागपुर विस्तृत रूप से झारखंड में है। ऐसे ही आप यहां पर क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, कैमूर की पहाड़ियों के पूर्व में है। तो देखिए, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ना, विंध्याचल पर्वत का है। यहां पर बिल्कुल ये विंध्या पर्वत है, यहीं पर सतपुड़ा पर्वत है। तो इन्हीं की पर्वत श्रृंखलाओं में कैमूर, राजपीपला, महादेव श्रृंखला, ये विंध्या और सतपुड़ा की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। जब विंध्या सतपुड़ा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको इनको, ठीक है। अच्छा, उसके किनारे पर स्थित पठार का नाम कैमूर पर्वत के पहाड़ के पूर्व में स्थित है। यहां पर सोन और महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है। बघेलखंड से एक तरफ सोन नदी, यानी बघेलखंड से उत्तर की तरफ सोन निकल गई और दक्षिण की तरफ महानदी निकल गई। मतलब ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तो मिल गई यमुना में जाकर के। यमुना मिल गई इलाहाबाद में जाकर, किसमें, गंगा में। देखिए, यहां से अगर हम कह रहे थे गंगा आ रही थी, तो यहां से आती हुई बिल्कुल यमुना इसमें जाकर यहां मिल गई। यमुना के साथ जाकर के यहां से आ रही चंबल, सिंध, बेतवा, केन यहां आकर मिल गई। फिर इससे निकली एक सोन नदी, जिसके अंदर क्या मिलता है, सोने के प्लेसर मिट्टी में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसके अंदर सोने के प्लेसर पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। वो नदी आकर के गंगा में अलग से मिलती है। और बघेलखंड पठार के दक्षिण वाले हिस्से से महानदी नदी निकलती है। तो महानदी और सोन को सेपरेट करने वाली जो पठार है उसका नाम बघेलखंड का पठार है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लास नोट्स कब तक प्रिंट तक मिल जाएगा, बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लास नोट्स, बेटा क्लास नोट्स इस क्लास के लिए नहीं है, वो आरएएस के लिए है। आपको परचेज करना है तो वो मिल जाएंगे, है ना, प्रिंट कॉस्ट पर ही हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप इस चीज को ध्यान से देख पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पथ को अपवाह तंत्र को अलग करती है, तो बघेलखंड के बारे में ये चीज हो गई। ये हमारे आरएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, दंडकारण्य पठार के बारे में बताइए। दंडकारण्य, अगर आपने रामायण को सुना हो, पढ़ा हो, जाना हो, उसमें दंडकारण्य पर्वत श्रृंखला का जिक्र होता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित इस पठार में बस्तर का पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है, और उड़ीसा में इसे काला हांडी पठार के नाम से जाना जाता है। बस्तर, जिसको आपने आजकल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नाम से जाना है, बस्तर में काफी ज्यादा नक्सलवाद प्रभाव है। यहां पर इंद्रावती और सिलेरू नामक नदियां बहती हैं। इंद्रावती और सिलेरू, ये हमने एक बार आपसे डिस्कस भी की हैं।
टाइगर रिजर्व के चलते। इन क्षेत्रों के अंदर, इंद्रावती और सिलेरू क्षेत्रों के बीच में जो जंगल पाए जाते हैं, यहां पर टाइगर रिजर्व भी स्थित हैं। यहां पर लोहो अयस्क और बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। बॉक्साइट जिससे क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। छत्तीसगढ़ में लोहो अयस्क की विख्यात खान दल्ली राजहरा स्थित है, क्योंकि यह खुद कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इस पठार का नाम क्या है? बस्तर का पठार। बस्तर के पठार में क्या मिल रही है? दिल्ली राजहरा नामक लोहे की खान मिल रही है। लोहा इन दिनों सुर्खियों में था, किस लिए? देखिए, खान में से कैसे निकलेगी? मिक्सचर के रूप में। भाई लोहा कैसे निकलेगा? ऐसे थोड़ी पड़ा हुआ मिल जाएगा कि ये रहा लोहा जो अपन यूज करते हैं। पत्थर के साथ मिक्स माइन मिनरल में मिलता है। उसको स्वच्छ करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, लोहे को गलाना पड़ता है। हमने यूरोप के अंदर अभी कार्बन इमिशन के कारण उसको जिक्र में लिया था, अगर आपको याद हो रहा हो। उड़ीसा में बॉक्साइट के प्रमुख 3 जिले हैं। कौन कौन से? कालाहांडी, कोरापुट और बोलनागिर। आपको याद रखने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको इसी जाले सेशन में अपन लोग आगे चल के माइंस पढ़ाएंगे, उनमें बॉक्साइट की खान कहां मिलती है, अगर आप इन्हें ध्यान से याद करते ले गए, लोहा कहां मिलता है, अगर आप इसे दल्ली राजहरा को याद करते चले गए, तो फायदे आपको परीक्षा में बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्लियर है? परीक्षा में फायदे स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? दल्ली राजहरा ध्यान रखना होगा, कालाहांडी, कोरपुट, बोलनगिर याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा? क्योंकि इन्हीं से कनेक्टेड चीजें जब आप माइंस एंड मिनरल्स पढ़ेंगे वहां पर पूछी जाएंगी। क्लियर? इसके अलावा यहां पर आप लोगों के सामने बुंदेलखंड, मालवा, मारवाड़, ये सब मैं आपको बता चुका। अब दक्कन प्लेट्यू और जो बाकी बचा हुआ प्लेट्यू है, ये हम आपको अब अगले सेशन में कराएंगे। फिलहाल के लिए आज यहीं पर विराम लेते हैं। थोड़ी जल्दबाजी थी, रात को क्लास नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आपकी अभी क्लास ले ली है। समय मिल गया तो कल सुबह और कल शाम दोनों टाइम पर क्लास ले लेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है बेटा? आप भी इन्हें तथ्यात्मक रूप से याद कर लीजिए। बाकी कंटेंट आपको अभी थोड़ी देर में पीडीएफ के रूप में अपलोड हुआ मिल जाएगा, फिक्र ना करें, है ना? जो पीडीएफ नहीं मिल पाई थी उस वीकेंड की, वो भी आज मिल जाएगी, परेशान ना हो, इतना अधीर ना हुआ करें, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।